कल हमने ब्रिक्स तक जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है वो किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मालाबार नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। अभी आपने देखा था कि मालाबार जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हुई थी। किस किस के बीच में ये कंडक्ट होती है आपकी? इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो मालाबार एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये हुई कहाँ पे थी? एट द कोस्ट ऑफ सिडनी, यानी पैसिफिक ओशियन में सिडनी कोस्ट पे हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रीवियसली इट वाज हेल्ड इन द इंडियन ओशन। पहले ये इंडियन, जो लास्ट वाली मालाबार एक्सरसाइज थी वो इंडियन ओशन में हुई थी। इस बार वाली पहली बार जो सिडनी कोस्ट है वहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। जो मालाबार ये जो क्वाड के साथ हमारा इंडिया का जो कंजक्शन है उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो 1992 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज कमेंस्ड इन 1992 एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सबसे पहले 1992 में जो मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए ने कंडक्ट करी थी। लेकिन 2007 में फर्स्ट टाइम ये जो एक्सरसाइज है इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर को भी इंक्लूड किया गया था। और उसी सेम ईयर में 2007 में ही यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है इन्होंने जो क्वाड 1.0 ग्रुप है वो फॉर्म किया था। तो उसके बाद में ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं क्वाड ग्रुप जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन पॉइंट बन गई थी। 2008 में क्या हुआ? जो चाइना ने प्रोटेस्ट किया था, ड्यू टू चाइनाज प्रोटेस्ट टू अकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया एंड सब्सिक्वेंटली जापान ड्रॉप्ड आउट ऑफ द एक्सरसाइज एंड क्वाड। क्योंकि चाइना ने उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था क्वाड का और मालाबार जो एक्सरसाइज है इसका, इस वजह से उस साल ऑस्ट्रेलिया को और जापान को दोनों को ही क्वाड से निकाल दिया गया था। 2015 में उनको इस एक्सरसाइज से भी निकाल दिया गया था और जापान से भी। यानी 1992 में बनी थी, 2007 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान को इंक्लूड किया गया था। लेकिन 2008 में जब 2007 की जो एक्सरसाइज हुई थी उसका प्रोटेस्ट चाइना ने किया था, तो 2008 में ऑस्ट्रेलिया और जापान को क्वाड से और इस एक्सरसाइज से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन 2015 में जो जापान है वो मालाबार एक्सरसाइज का एक परमानेंट पार्टिसिपेंट बन गया था। 2020 में 5 साल के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी दोबारा क्वाड को ज्वाइन किया और उसके बाद में क्वाड 2.0 जो है वो बना। लेकिन यहाँ पे जो चाइना फैक्टर अगर उसको डिस्कस करें, द चाइना फैक्टर विच वाज की टू द फेलियर ऑफ क्वाड 1, क्योंकि चाइना ने ही उसी टाइम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, उसी वजह से जो क्वाड 1 था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। जस्ट अ डिकेड लेटर अपीयर्स टू बी सर्विंग एज द पाइवट अराउंड विच क्वाड 2 रिजुविनेटेड। मतलब एक किस्म से 10 साल के बाद जो क्वाड 1.0 है उसी के नक्शे कदम पे क्वाड 2.0 जो है वो बना है। तो ये जो चाइना फैक्टर है इसकी वजह से क्वाड बनने में कहीं ना कहीं आपका जो 13 साल का फ़र्क है वो रह गया। वरना 2007 में ही जो है क्वाड तो बन चुका था, लेकिन 2008 में चाइना के प्रोटेस्ट की वजह से इन दोनों को वहाँ से निकाल लिया गया। अब 2008 के बाद में देखिए 12 साल के बाद में दोबारा जो है आपके ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड करके क्वाड 2.0 जो है वो फॉर्म किया गया है। तो इन 10 सालों में 2007 के बाद में जो चाइना का डोमिनेशन है वो लैंड और मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है उनमें बढ़ता गया। राइजिंग चाइनीज डोमिनेशन वाया इट्स लैंड एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट, द इंक्रीजिंग क्वेश्चनेबल intent of its one belt one road program and its related debt diplomacy have encouraged the idea of quad further। यानी 10 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से जो क्वाड का आइडिया है वो दोबारा यू कैन से ग्रो करने लगा। तो ये चाइनीज़ फैक्टर यहाँ पे भी इन्वॉल्व हुआ। कौन सा? चाइना ने अपना लैंड एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट जो है हर साल, आपने ये तो सुना ही होगा, हर साल चाइना किसी ना किसी नए कंट्री के साथ जाके अपना या तो लैंड का डिस्प्यूट स्टार्ट कर देता है या मैरीटाइम। अब मुझे तो ये लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना वो एक टाइम पे आके नाइजीरिया जैसे देश को या वहाँ पे भी अपना कुछ ना कुछ अगर इन्हें बेनिफिट दिखे तो वहाँ पे भी ये लैंड और मैरीटाइम डिस्प्यूट स्टार्ट कर देंगे। उसी के साथ में चाइना ने जो अपना मेन इनिशिएटिव था इनका वन बेल्ट वन रोड उसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रमोट किया। वहाँ पे कहीं ना कहीं ये इशू आ रहा था, इसकी वजह से भी। इसके बाद में जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी थी उसकी मतलब इन सब चीज़ों को, एक तो ये डिस्प्यूट, एक OBOR प्रोग्राम और एक डेट ट्रैप पॉलिसी, इन सब को कहीं ना कहीं काउंटर अगर करना था तो क्वाड का बनना ज़रूरी था। तो यहीं से जो क्वाड 2.0 है इसका आइडिया जो निकल के आया बाहर।
जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखें मालाबार एक्सरसाइज की, तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस यानी स्ट्रेटेजिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग एक्सरसाइज फ्रॉम द मालाबार कोस्ट टू द बे ऑफ बंगाल एंड ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द लेटर एंड द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन सजेस्ट अ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक। मतलब कभी जो मालाबार एक्सरसाइज है वो मालाबार कोस्ट से कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ से जैसे इस बार ये गई है सिडनी में, तो उससे हमें कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में स्ट्रेटेजिकल जो इनकी यू कैन से इम्पोर्टेंस है वो पता लग रही है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। चाइना का जो असर्टिवनेस था, चाइनीज़ असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन थ्रू OBOR लॉजिस्टिक बेसिस, चाइना ने क्या किया है, इंडो पैसिफिक रीजन में जगह जगह पे अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, लॉजिस्टिक बेसिस बना रखे हैं। डेट ट्रैप की वजह से बहुत से कंट्रीज़ के पोर्ट्स जो है वो चाइना ने अपने उसमें कर रखे हैं, जैसे आपका श्रीलंका का हम्बनटोटा का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। इससे क्या हो रहा था, उस रीजन की जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसकी जो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर था इस रीजन का वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस चीज़ के लिए भी जो क्वाड का बनना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जियोपॉलिटिकली। द एक्सरसाइज टिल्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर टुवर्ड्स द लार्जर पैसिफिक रीजन। जब से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है तो उससे ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, पहले ये चाइना के हक में ज़्यादा टिल्ट हुई थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि जो लार्जर पैसिफिक रीजन है ना उसकी तरफ इसका झुकाव है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इन सम वे एक्ट एज अ रीइंफोर्समेंट एक्सरसाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ चाइना। चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको देख के अगर उसको यू कैन से काउंटर करना है तो यही जो एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं लग रही है कि वो हमें रीइंफोर्समेंट दे रही है चाइना को टैकल करने के लिए। जनरल इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, नॉर्मली जो इंडो पैसिफिक रीजन है इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए तो क्वाड एंड द मालाबार एक्सरसाइज शुड बी व्यूड एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोलिशन। क्योंकि आपको पता होगा जो इंडिया है, इंडिया इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इधर जाएंगे तो जापान है ऊपर की तरफ। तो ये जो कंट्रीज़ हैं अगर इनके अंदर स्टेबिलिटी रहती है, और क्वाड का एक मेंबर आपका कौन सा हो गया, यूएस, तो अगर यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अगर चार अलग अलग कंट्रीज़ जो कि दो अलग अलग रीजन्स में है, किसमें, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ पे अगर इन कंट्रीज़ में कोई कंबाइंड एज अ यूनियन इनमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है तो वो इस रीजन की, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म के लिए ये सिग्निफाई करता है कि ये जो रीजन है वो सिक्योर रहेगा। तो इसलिए भी जो इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी है वहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। प्रोटेक्टिंग ग्लोबल कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैसे, तो देखिए क्वाड है और मालाबार एक्सरसाइज है, ये मतलब दो एक ही चीज़ के दो पार्ट हैं। क्वाड में ही मालाबार एक्सरसाइज जो कंडक्ट करवाई जा रही है तो इससे इंटरनेशनल जो ऑर्डर है ना कहीं उसमें जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, और उसमें कौन इंस्टेबिलिटी को अगर देखें तो पहले क्या होता था, यूएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एज अ इन्फ्लुएंस रखता था इंडो पैसिफिक में। अब ये क्या कर रहा है, दिन पर दिन जो यूएस का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में वो कम होता जा रहा है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मेक्स अ स्ट्रॉन्गर केस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, क्योंकि सिंपल सी बात है यूएस का अगर जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है जहाँ पे मेजर प्लेयर ही यूएस था उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कहीं चाइना उसको यू कैन से रिप्लेस ना कर दे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड के लिए अगर हमें एक प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। नेक्स्ट क्या है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। जो क्वाड है आपका ये मेनली आपका किस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो देखिए आपने जब ब्रिक्स पढ़ा था हम लोगों ने तो उसमें बताया हुआ था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ या कुछ रिटर्न हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि किन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्वाड कंट्रीज़ जो हैं, क्वाड के केस में जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक मतलब खुद ही अफर्मेशन जो अफर्म किया है कि सारी क्वाड कंट्रीज़ हैं चारों, जो वो मिलके क्या करेंगी, जो रूल ऑफ लॉ है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, किसमें, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल सीज, उसको अपहोल्ड करके रखेंगे, यानी सबके लिए सेम होगा।
इंटरनेशनल जो सी है उनमें रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उनमें आने जाने का जो इनका कंडीशंस है, और ये उसी के साथ अपहोल्ड करेंगे, बना के रखेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल स्टेट एज असेंशियल। जितने जो असेंशियल है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है फॉर एग्जांपल, तो कोई भी कंट्री जो है, एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है, वो मेंटेन रखेगी। ऐसा नहीं है कि अपनी शिप लेके कभी यहाँ से निकल रहे हैं, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हार्म किया जा रहा है। तो ये किसको करेंगे? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रखेंगे सबके लिए। असेंशियल ट्रस्ट एंड मिलिट्री कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जो मालाबार एक्सरसाइज है, जो नेवल कॉर्पोरेशन यहाँ पे हो रही है, किन के बीच में, जो अमंग मेजर पावर्स है आपके इंडियन ओशन रीजन में, उनमें देखिए द नेवल कॉर्पोरेशन अमंग मेजर पावर्स इन द इंडियन ओशन रीजन हैज़ हैड लिमिटेड सक्सेस एंड द स्ट्रेटेजिक डिस्टर्ब्स लेवल्स स्टिल रिमेन क्वाइट हाई ड्यू टू देयर कंपीटिंग इंटरेस्ट। अगर हम इंडियन ओशन रीजन में देखें तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पावर्स है, मेजर पावर्स है, उनकी जब नेवल कॉर्पोरेशन होती है तो उनकी जो सक्सेस होती है ना वो लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रस्ट है ना उनमें, क्योंकि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह का जो उनको स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे पे जो उनको ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा है। और ये डिस्ट्रस्ट है, ये है क्यों? क्योंकि हर किसी की जो इंटरेस्ट है ना वो मतलब कि एक दूसरे से ज़्यादा है। अगर इंडियन ओशन रीजन में देखें तो हर कोई क्या कह रहा है, अपना जो खुद का फ़ायदा है उसको लेके चल रहा है, तो इस वजह से उनमें जो म्यूचुअल डिस्ट्रेस है वो भी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन मालाबार एक्सरसाइज जो है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन नेवल सिंपोजियम है, इसके जो इश्यूज हैं, IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड इंडियन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इनके बीच में जो ये डिस्ट्रस्ट वगैरह के जो इशू आ रहे हैं उसको ये एड्रेस करेगी मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए जो मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड वगैरह है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट है, जो हमारा मैरीटाइम ऑर्डर है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ऑर्डर, क्योंकि अ कंड्यूसिव मैरीटाइम ऑर्डर रिक्वायर्ड टू बी अंडरपिन बाय नेवल पावर प्रोजेक्शंस कैपेबिलिटीज, दिस इंक्लूड्स सी कंट्रोल, सी डिनायल कैपेबिलिटीज। जो कंड्यूसिव अगर मैरीटाइम ऑर्डर की हम बात करें तो वो मेनली 2 फैक्टर होते हैं उसमें, एक तो सी कंट्रोल यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सरफेस शिप्स जो है उनका, और दूसरा है सी डिनायल से, मतलब दूसरे किसी को हमारे सी में एंटर ना करने देना। तो उसमें हमारे जो सबमरीन्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं जो है, उनकी वजह से जो हम सी डिनायल करते हैं, तो ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी वजह से जो इंडिया का मैरीटाइम ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। Malabar exercise helps further enhance such capabilities along with the protection of navigation route for seaborne commercial traffic and control over navigational checkpoints. मालाबार एक्सरसाइज जो है इसमें हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और ज़्यादा एनहांस होंगी। वो कैसे होंगी? एक तो जो नेविगेशन के रूट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बेस पे, और दूसरा क्या है, जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो नेविगेशन रूट है वो किसके लिए? कमर्शियल ट्रैफिक के लिए कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो समुद्री लुटेरे वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो बड़ी बड़ी शिपमेंट्स हैं उनको लूट लेते हैं, तो उस वजह से जो कमर्शियल ट्रैफिक है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और नेविगेशनल चेक पॉइंट्स जो हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वहाँ से कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। तो इससे जो इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम है उसको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा। National military capabilities. Although the Quad present objective, its member also actively cooperate to build each other's economic, technological and military capabilities, specifically in the context of the rising China. यानी यहाँ पे बात ही ये आ रही है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। तो जितने भी क्वाड कंट्रीज़ है वो एक दूसरे को हेल्प कर रही है इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में, ताकि कहीं ना कहीं वो बढ़ता जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको टैकल कर सकें। जो सागर पॉलिसी है इंडिया की उसको भी स्ट्रेंथनिंग मिल रही है। जो सागर पॉलिसी है उसकी अगर फुल फॉर्म देखें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन। इसका विजन ये है कि जो ये रीजन है इंडियन ओशन रीजन, वहाँ जो सेफ गार्ड है रीजन का वो बना रहे, साथ साथ जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट रहे। दिस एक्सरसाइज कैन हेल्प अनेबल दिस पॉलिसी। इस एक्सरसाइज की वजह से जो हमारी सागर पॉलिसी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है नेचुरल डिजास्टर्स में, और कैपेसिटी है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो भी एनहांस हो रही है।
तो उससे जो सागर पॉलिसी है हमारी वो बूस्ट हो रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली आपको पता है जो ग्रो कर रहा है इतना, तो टाइम के साथ इसकी जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा अभी जो ओशियनिक स्पेस है हम उससे बियॉन्ड अपने उसको लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ में जो जापान एंड यूएसए है वो कहीं ना कहीं अपना कैपिटल और इकोनॉमिक सपोर्ट इंडिया को दे रहा है वहाँ पे, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वे में देख लीजिए या किसी में, तो हमारा जो लार्जर मैरीटाइम इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे यू कैन से कि फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अगर मालाबार एक्सरसाइज की देखें तो ऑन द सरफेस ऑफ इट सीम्स टू एड्रेस ओनली इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न, हाउएवर द इवोल्यूशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज series could be seen as a representing a barometer of the shifting geopolitics in the Indo-Pacific region। अगर देखें तो ये बात बहुत सही है कि मालाबार जो एक्सरसाइज है सरफेस पे अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी है सिर्फ उसी को, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स है ना सिर्फ उसी को एड्रेस कर रहा है। लेकिन जब ये इवोल्व होगा टाइम के साथ हमें पता चलेगा कि मतलब ये क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है ना उसको कहीं ना कहीं वहाँ जो एक यू कैन से प्रेशर बन रहा है, चाइना का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इंडिया भी अपनी इकोनॉमिक पावर्स जो है बढ़ा रहा है, तो वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं मालाबार एक्सरसाइज जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी फ्यूचर में। नेक्स्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ G20 नेशंस अंडर इंडियाज G20 प्रेजेंटली एग्री टू मैप ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड अडॉप्टेड G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का मेन जो इशू था वो यही था कि जो जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, मार्केट साइज है, तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखें। तो डेफिनेशन क्या है ग्लोबल वैल्यू चेन की? ग्लोबल वैल्यू चेन कंसिस्ट ऑफ इंट्रिकेट प्रोडक्शन नेटवर्क दैट आर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल फर्म्स एंड कंट्रीज फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड फॉर अचीविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी। यही कि अलग अलग जो कंट्रीज़ के अंदर कुछ भी बन रहा है उनका, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक अलग फ्रेमवर्क है, तो उन चीज़ों को एक मतलब कि एक उस पे लेके आना पोडियम पे। तो ये कंसिस्ट ऑफ इंट्रिकेट प्रोडक्शन नेटवर्क दैट आर, जो इंट्रिकेट करना प्रोडक्शन नेटवर्क को, जो अब तक क्या था फ्रेगमेंटेड था अलग अलग फॉर्म्स में और अलग अलग कंट्रीज़ में, और जब वो फ्रेगमेंटेड था तो हर कोई क्या कर रहा था, अपनी जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो कर रहा था अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है उससे अलग कैसे है? तो अनलाइक ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड whose transaction involve only two countries, GVC trade across borders multiple times। यानी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ दो कंट्रीज़ जो है उनके बीच में जो ट्रेड होता है, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ दो कंट्री के बीच की, उसको ही इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन हम बात करें अगर ग्लोबल वैल्यू चेन की, तो यहाँ पे मल्टीपल जो टाइम्स है वो जो प्रोडक्ट है बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल ट्रेड था इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें सिर्फ आपके एक तो एक्सपोर्टिंग कंट्री था, एक इम्पोर्टिंग कंट्री था। तो ग्लोबल वैल्यू चेन की जो पार्टिसिपेशन है, कंट्रीज कैन पार्टिसिपेट इन GVC बाय एंगेजिंग इन इधर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। दो ही लिंकेजेस हैं, या तो बैकवर्ड लिंकेज या फॉरवर्ड लिंकेज। अब यहाँ पे पता चलेगा कि बैकवर्ड GVC पार्टिसिपेशन क्या है और फॉरवर्ड, देखिए बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन है इज व्हेन अ कंट्री यूजेस इनपुट, अगर एक कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इनपुट यूज़ करे। ओके, यानी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एक इनपुट यूज़ कर रहा है कि नेपाल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये होगा आपका बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। फॉरवर्ड ग्लोबल चेन पार्टिसिपेशन व्हेन अ कंट्री सप्लाइज इनपुट्स दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन इन अदर कंट्री। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई कर रहा है ताकि वहाँ पे आपके जो है क्लॉथ इंडस्ट्री है वो उसमें प्रोडक्शन हो। तो देखिए बैकवर्ड में क्या है, इनपुट को यूज़ कर रहा है। यानी इंडिया अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम नेपाल की बात ना करें, अगर नेपाल का डिस्कस ना करें, मान लीजिए इंडिया जो है खुद ही कॉटन को यूज़ कर रहा है। ये देखिए व्हेन अ कंट्री यूजेस इनपुट्स फ्रॉम अदर कंट्री फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहाँ पे इंडिया को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश का नाम लें तो बांग्लादेश क्या कर रहा है,
उनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, मान लीजिए उन्हें क्लॉथ चाहिए अपनी पॉपुलेशन को उस सर्वाइवल के लिए, तो उस अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के मतलब अपनी पॉपुलेशन के कपड़े की पूर्ति करने के लिए वो क्या कर रहा है, इंडिया से कॉटन ले रहा है और उसको कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। फॉरवर्ड ग्लोबल चेन पार्टिसिपेशन क्या है, इंडिया यहाँ पे बांग्लादेश को कॉटन है वो यू कैन से एक्सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो वो है वहाँ पे क्लॉथ है वो प्रोड्यूस हो सके, तो इसको कह रहे हैं फॉरवर्ड ग्लोबल चेन पार्टिसिपेशन। करंट जो ग्लोबल वैल्यू चेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, ए फ्यू कंट्री इन एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव ड्रिवन ग्लोबल वैल्यू चेन एक्सपेंशन ओवर द पास्ट 30 ईयर्स। कैसे, यूरोप इज द मोस्ट रीजनली इंटीग्रेटेड रीजन वेयर विद 4 टाइम्स एज मैनी रीजनल लिंकेज एज ग्लोबल लिंकेज। मतलब जो यूरोप खुद है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो उनके बीच में जो है ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनली इंटीग्रेटेड वहाँ पे है, और कितना है जो ग्लोबल अगर लिंकेज देखें तो उससे 4 गुना ज़्यादा जो है यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ रीजनल लिंकेजेस जो है बनाए हुए हैं। साउथ एशिया में देखें, साउथ एशिया आपका मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आर दी लीस्ट रीजनली इंटीग्रेटेड रीजन्स। मतलब इनके बीच में जो है आपका इंटीग्रेशन अगर देखें तो वो कम है, किसके बीच में, साउथ एशिया के, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में। सिग्निफिकेंस देखें अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन का, इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स ज़रूरी है अगर आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेंट बनना है। फैक्टर एंडोमेंट्स कौन से हैं, लेबर, कैपिटल और रिसोर्सेज। मार्केट साइज इस पे ध्यान दिया जाएगा, ज्योग्राफी और कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और इंस्टीट्यूशनल जो क्वालिटी है उसको भी देखा जाएगा। उसी के साथ है सिग्निफिकेंस क्या है ग्लोबल चेन पार्टिसिपेशन का कंट्रीज़ के लिए। एक तो ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि फिर वो ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा ना। अब तक तो वो रीजनल इकोनॉमी थी, फिर वो ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट आ जाएगा। जो कंट्रीज कैन क्रिएट स्पेशलाइज इंडस्ट्री फॉर स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। अलग अलग स्टेजेस के लिए कंट्रीज क्या कर सकती है, अपनी अलग अलग टाइप की स्पेशलाइज इंडस्ट्री क्रिएट कर सकती हैं। अब यहाँ पे अचीव कर सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन अ निश एरिया और अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री है वो सिलिकॉन की चिप्स बनाने में यू कैन से ज़्यादा उसको महारत हासिल है, तो वो उस जो एरिया है, उस जो नीश का एरिया है, मतलब वो जो नीश है उसका जो इकोनॉमी है उसको स्केल अप कर सकती है। कोई इकोनॉमी फॉर एग्जांपल बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल हब है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वो टेक्सटाइल की जो नीश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड नॉलेज शेयरिंग ओपन्स अप इन JVCs। जितने भी मतलब कि नॉलेज शेयरिंग है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बढ़ेगा, इससे जो आपके इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो सारे स्ट्रीमलाइन होंगे। जो एनवायरनमेंट इफेक्ट है वो रिमेन डिस्टर्ब्ड अक्रॉस द वैल्यू चेन अलॉन्ग विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिटिगेशन प्रैक्टिसेस। जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है वो इतना वो रहेगा, अलग अलग जो आपके कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक जगह नहीं होगा। रिस्क क्या है ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन के, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो है इकोनॉमिक गैप्स। कौन से, क्योंकि हर एक जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली एक दूसरे से डिफरेंस है। देयर इज अ रिस्क ऑफ वाइडनिंग इकोनॉमिक गैप बिटवीन कंट्रीज सिंस गेन्स फ्रॉम ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अक्रॉस एंड विद इन कंट्रीज। क्योंकि कह रहे हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन से जो आपके गेन्स होंगे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच में गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। Some developing countries participating in global value chains, for example, may find themselves locked in low value added activities in the long run। हो सकता है कि अगर कोई कम इकोनॉमिक यू कैन से कम इकोनॉमी वाली जो कंट्री है अगर वो इसमें इन्वॉल्व होती है तो कहीं वो लो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होकर न रह जाए, उसकी इकोनॉमी में ज़्यादा फ़र्क ही ना पड़े। नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स। अगर ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन है इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ये जो एबिलिटी है वो एक्सटर्नल शॉक की वजह से, मतलब कि जो लोकल इकोनॉमी है वो एक्सटर्नल शॉक को कोप ना कर पाए। मतलब ये ज़रूरी थोड़ी है
कि वोकल फॉर लोकल वाला जो केस है वो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वो जो लोकल हमारी इकॉनमी है वो जो आपका ग्लोबल जो इकॉनमी है उसका जो वहाँ पे जाएगी तो वो उस चीज़ को कोप अप कर पाए। तो यानी कोई भी ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन में अगर इंक्रीज होता है, लोकल इकॉनमी का एक्सप्लोजन अगर किसी बड़ी इकॉनमी से होता है तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल शॉक है वो चांसेस ज़्यादा है। जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं दैट द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज डिपेंडेंसी एंड हाइटेंड वल्नरेबिलिटीज टू डिसरप्शंस, कि अगर हम ज़्यादा ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है उन पे डिपेंड करेंगे तो एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे और वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगी डिसरप्शंस की। यानी यहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट जो वो ज़्यादा आ सकता है। इन्फ्लेशन लिंकेजेस, अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स है वो स्ट्रॉन्ग लिंक कर रही है प्राइस फॉर्मेशन में एक दूसरे कंट्रीज़ में, जिससे क्या होगा अगर इन्फ्लेशन हो रहा है एक कंट्री में तो चांसेस है कि वो इन्फ्लेशन दूसरी कंट्री में भी स्पिल ओवर हो सके, और इनडायरेक्ट जो है वो कैसे, ट्रेडिंग पार्टनर के थ्रू, और या तो डायरेक्ट वो वहाँ पे क्या हो सकता है इन्फ्लेशन एक कंट्री से दूसरे में यू कैन से स्पिल कर सकता है, या फिर इनडायरेक्टली जा सकता है ट्रेडिंग पार्टनर के थ्रू। जो ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन है इनमें गैप्स भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द एबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज इन ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। वही डेवलप्ड और डेवलपिंग जो इकॉनमीज है उनके जो मतलब वो जो कंट्रीज है उनकी जो इकॉनमीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा यू कैन से सिग्निफिकेंट गैप है। तो इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन पार्शियली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ कंट्रीज टू अट्रैक्ट ग्लोबल प्रोडक्शन। यानी कोई नॉर्थ अफ्रीका की कंपनी है, अगर वो ग्लोबल प्रोडक्शन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है तो उस केस में उससे बेनिफिट भी कम मिलेगा। जैसे इंक्लूडिंग बाय प्रमोटिंग एंड फॉस्टरिंग लिंकेजेस बिटवीन फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड डोमेस्टिक कंपनीज पर्टिकुलरली एमएसएमई। तो यही मैं बता रही हूँ कि ग्लोबल वैल्यू चेन की जो पार्टिसिपेशन है उसमें गैप्स मतलब है कैसे, वही डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस टू एमएसएमईज। जो एमएसएमई है अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेशली इन डेवलप, यहाँ जो मेन इशू निकल के आ रहा है ना, देखिए वो बार बार यही डेवलपिंग कंट्रीज़ वाला ही आ रहा है। ठीक है, तो जो एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेज जो हैं, जो वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं स्पेशली उसमें जो अभी काम कर रही है, तो उनको कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंट हर्डल्स है वो देखने को मिल सकते हैं अगर हम ग्लोबल फर्म्स में एंट्री करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा लोकल मार्केट्स में ही कि कौन सी जो लोकल आपकी एमएसएमई है वो बेटर परफॉर्म करती है ग्लोबल पोडियम पे, तो लोकल मार्केट्स के अंदर जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स। G20 ने जो G20 का जेनेरिक फ्रेमवर्क है जो ग्लोबल वैल्यू चेन को मैप करने के लिए बनाया था, इसमें क्या बताया गया है, ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या है, वॉलेंट्री है। ये नहीं है कि आपको मतलब कि करना ही करना है, आपकी मर्जी, आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। नॉन बाइंडिंग है, किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है। और इसमें जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये है, एक तो डाटा, अगर ग्लोबल वैल्यू चेन को रिजिलियंस फ्रेमवर्क बनाना है, ग्लोबल वैल्यू चेन resilience framework should be based on collecting timely high quality sectoral data and voluntary providing firm level data। यानी वहाँ पे जो डाटा होगा आपका हर सेक्टर का, यानी अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर का देखें, ऑटो सेक्टर का देखें, तो सेक्टर स्पेसिफिक हाई क्वालिटी सेक्टोरल डाटा भी वहाँ पे देना पड़ेगा। और हर फर्म का वॉलेंट्री, जो अगर कोई फर्म है वो चाहती है कि उसका डाटा वहाँ पे जाए, तो वहाँ पे फर्म लेवल पे भी जो डाटा है वो वॉलेंटरली दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस। यहाँ पे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ मॉडल्स एंड इंडिकेटर्स विच कैन प्रोवाइड की इनसाइट फॉर सच ग्लोबल वैल्यू चेन डाटा। यानी अगर ग्लोबल वैल्यू चेन को प्रॉपर वर्क करवाना है तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ग्लोबल वैल्यू चेन की उसको कम करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए ये मतलब कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे ज़रूरी है कि हमें वेरियस मॉडल्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हमें एक बहुत कुछ ये इंसाइट उसके बारे में हमें मिल सकेगा। हमें पता होगा कि ये जो ग्लोबल वैल्यू चेन है किन इंडिकेटर्स के बेस पे काम कर रही है और किन मॉडल्स के बेस पे क्या काम कर रही है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। ग्लोबल वैल्यू चेन रिजिलियंस फ्रेमवर्क है शुड यूज एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट प्रेजेंट अंडरलाइंग पैटर्न फ्रॉम डाटा एनालिसिस इन यूजर फ्रेंडली मैनर। यानी अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन का डाटा की रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये जो फ्रेमवर्क है
ये हमें मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हमें एक जो डाटा है, डाटा का अगर हम एनालिसिस करें तो वो इको फ्रेंडली मैनर में मिले। तो तीन ही चीज़ें हैं, देखिए डाटा हर फर्म को देना पड़ेगा, हर कंट्री को हाई क्वालिटी डाटा देना पड़ेगा, उस के बाद में जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको स्टडी करने के लिए वेरियस मॉडल्स होंगे, इंडिकेटर्स होंगे, उसके बाद में वो जो डाटा है उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल होंगे, ताकि वो जो डाटा है वो एनालिसिस के लिए यूज़र फ्रेंडली मैनर में प्रेजेंट हो। अब इन सब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इनको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें एक हेल्प मिलेगी कि जो कौन से सेक्टर्स या प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन रिजिलियंस के लिए क्रिटिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई शुड बी स्ट्रेटेजी फॉर पार्टिसिपेशन, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है। फर्स्ट तो देखिए कोई भी पार्टिसिपेशन है उसमें ट्रस्ट जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी बिल्डिंग ट्रस्ट। अ की टू रोबस्ट एंड अडेप्टेबल ग्लोबल चेन इज ट्रस्ट, और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फोस्टर्स दिस ट्रस्ट। ट्रस्ट कब बिल्ड होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक क्वालिटी का होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर इंस्टेंस एनहांस डोमेस्टिक मॉनिटरिंग ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर टू एंश्योर क्वालिटी फिजिकल एंड डिजिटल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वही बात है कि डोमेस्टिक मॉनिटरिंग को अगर हमें एनहांस करना है तो लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उसकी क्वालिटी को और डिजिटल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है एनकरेजिंग इंटरऑपरेबिलिटी। अलग अलग जो आपके यूनिट्स हैं उनके बीच में जो ऑपरेशंस है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स अमंग कंट्रीज इज असेंशियल फॉर अलाउइंग। अगर हमें ग्लोबल वैल्यू चेन बनानी है तो हर कंट्रीज़ के बीच में जो आपके प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऑपरेटेबल बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे मतलब एनकरेज किया जाना चाहिए हर जो चेन के आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं या जो प्रोटोकॉल्स हैं कि हर कंट्री में वो प्रॉपरली ऑपरेट हो। दीज स्टैंडर्ड्स एनकैप्सुलेट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। इन चीज़ों पे मतलब ये जो अगर हम कोई भी यू कैन से प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी, क्वालिटी और एफिशिएंसी है वो मेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका मैपिंग वल्नरेबिलिटीज़। कोई भी चीज़ है वहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान लेके चलना है कि इट इज़ क्रूशियल टू आइडेंटिफाई जो हिडन वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके चलना है हमें, जो कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में मतलब कि हो सकती हैं। डेवलप रिसिलियंस स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल शॉक। एक्सटर्नल शॉक अगर कोई आ रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है या उससे कैसे ऊपर आया जा सकता है उस चीज़ को भी। और ये कहाँ आएगा, फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज थ्रू स्कीम लाइक परफॉर्मेंस इनिशिएटिव लिंक्ड इनिशिएटिव्स। यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो ग्लोबल वैल्यू चेन को ज्वाइन करती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल शॉक के लिए वल्नरेबल हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए ताकि वो एक्सटर्नल शॉक में, एक्सटर्नल शॉक क्या हो सकता है, देखिए सिंपल सी बात है, कोई लोकल लेवल पे कुछ एक मान लीजिए खिलौना बन रहा है, अगर उसको एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में हम डाल दें तो इंटरनेशनल मार्केट में उससे बेटर क्वालिटी के, उससे सस्ते और भी खिलौने हो सकते हैं। तो वो जो है वो शॉक जो होगा, एक्सटर्नल शॉक जो है वो इस खिलौने के लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो उस वजह से वो जो टॉय आपकी इंडस्ट्री है उसको हम क्या करेंगे, PLI स्कीम के थ्रू लाके उसको कुछ इनिशिएटिव इंसेंटिव्स देंगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सके। और वो जो इंसेंटिव्स है वो पहले उसकी परफॉर्मेंस को जज करके ही दिए जाएंगे। तो इस टाइप की हेल्प दी जाए ताकि जो एक्सटर्नल शॉक है उनसे वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो बच सके या उनको कम नुकसान हो। नेक्स्ट है क्लियर लीगल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क जो है। इससे क्या होगा, फैसिलिटेट दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क दैट प्रमोट, इससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रमोट होगा। उससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनमें जो इवॉल्वमेंट हो रही है या उनके साथ बन के चलना जो है, मतलब जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है उनके साथ चलना वो ईजी हो जाएगा अगर लीगल फ्रेमवर्क जो है वो क्लियर होगा। और इससे क्या होगा, अगर लीगल आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर है तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट है वो उसको और ज़्यादा बल मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका बचाव होता है कि उनकी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होती, कोई जो IPRs है उनको यू कैन से यूज़ नहीं करता विदाउट किसी की परमिशन के। और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं अगर लीगल फ्रेमवर्क जो है अगर वो क्लियर है बिल्कुल। इससे इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है।
अगर ग्लोबल वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होना है तो इन्वेस्टमेंट को तो ज़रूरी है ही है। The robust flow of capital transform the economic relation of countries, integrating its effectively into the global value chain। अगर अच्छी आपकी जो है इन्वेस्टमेंट्स आ रही है तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल फ्लो है वो भी अच्छा हो रहा है, उससे जो इकोनॉमिक रिलेशन है कंट्री के उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उससे क्या होगा, वो इजीली खुद को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ अलाइन कर सकता है, तो उससे उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रमोट हुआ ना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग एमएसएमई इन ग्लोबल ट्रेड। जो अब तक आपके घर में ही काम कर रही थी एमएसएमईज, अब उनको ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेट किया जा सकता है। एमएसएमई पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी वैल्यू चेन्स में, लेकिन दिक्कत क्या है, उनको जो रिसोर्सेज है उनकी लैकिंग है, तो इस वजह से टू कलेक्ट एंड एनालाइज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर देयर टारगेट मार्केट्स। अभी ये देखिए, MSME particularly in developing countries plays significant role in value chain but often lack the requisite resources to collect and analyze all the relevant information of their target market। मतलब जो MSME है उनके पास अभी जो resources है उसकी कमी है, जो उनके टारगेट मार्केट है उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ जो MSME है वो भी ग्लोबल ट्रेड के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। यही मेन आपके इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक थे। इसके बाद में जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं वो ये है कि आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग, उसमें क्या था, एक आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI था, G20 फ्रेमवर्क जो था फॉर सिस्टम ऑफ DPI अ वॉलेंट्री एंड सजेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क था ये आपका वॉलेंट्री था फॉर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ DPI। मतलब ये डेवलपमेंट वहाँ पे डिप्लॉयमेंट और गवर्नेंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये DPI जो है वो मेनली किसको रेफर कर रहा है, शेयर डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज एप्लीकेशन सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिफिकेशंस। इंडिया स्टैक इज अ सेट ऑफ कॉमनली यूज DPIs इन इंडिया। अब यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपका मतलब कि प्री के अंदर पूछा जा सकता है कि इंडिया स्टैक क्या है, ये ध्यान रखिए आप। इंडिया स्टैक जो है वो क्या है, एक सेट ऑफ कॉमनली यूज DPIs हैं इन इंडिया। सिक्योरिटी इन दी डिजिटल इकोनॉमी, G20 के हाई लेवल जो प्रिंसिपल्स थे, HLPs थे, टू सपोर्ट बिजनेस इन बिल्डिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिजिलियंस एंड ट्रस्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी। इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, जो इट ड्रॉज फ्रॉम द प्रैक्टिसेस, स्ट्रेटजीज एंड टूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द G20 मेंबर्स। सिक्योरिटी डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका। नेक्स्ट है डिजिटल G20 टूल किट ऑन साइबर एजुकेशन एंड साइबर अवेयरनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन प्राइवेसी एंड पर्सनल डाटा, अपहोल्ड चिल्ड्रंस डिग्निटी। ये मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल स्किलिंग, यहाँ पे भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप एक बार प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट से गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा। लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो आपका फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो था, इसमें भी इंडिया स्टैक जो है वो। बिजनेस 20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, थीम ऑफ समिट इज रेज की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। B20 को एस्टेब्लिश कब किया था, एस्टेब्लिश हुआ था ये देखिए 2010 में एज द ऑफिशियल G20 डायलॉग फॉर्म विद ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटीज़। यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटीज़ जो है उनके साथ ऑफिशियल G20 डायलॉग है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल G20 डायलॉग। इट ब्रिंग्स पॉलिसी मेकर, बिजनेस लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू डेलिब्रेट एंड डिस्कस B20 इंडियन कम्युनिक। ठीक है, वेरियस बिजनेस लीडर्स जो है, पॉलिसी मेकर्स हैं, एक्सपर्ट्स, वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। की रिकमेंडेशन या पॉलिसी एक्शन जो लिए गए थे वो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल SDG एक्सीलरेशन फंड GSAF को बनाया गया था फॉर फाइनेंसिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स एंड ब्रिजिंग SDG फाइनेंसिंग गैप। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए जो फाइनेंसिंग गैप्स आ रहे हैं उनको ब्रिज करने के लिए ताकि वो जल्दी हो। GSAF इज प्रपोज्ड एज अ ग्लोबल मल्टी डोनर फंड विद G20 countries and next 10 largest countries by GDP would allocate and contribute a fixed capital। यहाँ पे ये आपको ध्यान देनी होगी, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है। ओके, G20 कंट्रीज तो है ही हैं, उसके बाद में 10 वो कंट्रीज जो GDP के हिसाब से ज़्यादा बड़ी हैं, तो उनको भी एक मतलब फिक्स जो कैपिटल है वो वहाँ पे एलोकेट करनी होगी। इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन फॉर रिजिलियंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट,
इससे क्या होगा, एफडीआई फ्लो होगी कंट्रीज की तरफ। कौन सी कंट्रीज की तरफ? ग्रीन, सस्टेनेबल एंड सर्कुलर बिजनेस मॉडल्स पे। जो एफडीआई फ्लोज होगा वो ग्रीन, सस्टेनेबल और सर्कुलर बिजनेस मॉडल्स पे होगी, और ये आइडेंटिफाई करेंगे नीश अपॉर्चुनिटीज विद कम्पिटिटिव एडवांटेजेस फॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट्स। उन सेगमेंट्स के लिए जो लेस रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ये क्या करेगी, ज़्यादा टारगेट करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये प्रोवाइड करेगा इंक्यूबेशन और मेंटरशिप असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेस, ओके, स्मॉल बिजनेस, ताकि वो जो है उनको राइट जो रिसोर्सेज है उसका एक्सेस हो सके। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सेट यूनिफाइड स्टैंडर्ड एंड मैट्रिक्स फॉर डिजिटल लिटरेसी। देखिए इससे पता ही चल रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, सेट है यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स का और मैट्रिक्स का फॉर डिजिटल लिटरेसी के लिए। टेक्नोलॉजी, रिनोवेशन एंड R&D, ये क्या है, ये सेटअप वर्चुअल डिजिटल लैब एंड लाइब्रेरी। इसमें क्या बोला गया है कि हम वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी जो है वो सेटअप करेंगे एज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ होगा, एस्टैब्लिश काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन टू लेवरेज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन वाटर रिसोर्सेज। काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है, काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है किसके लिए है, टू लेवरेज स्पेस टेक्नोलॉजी विद फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना, उसी के साथ वाटर कंजर्वेशन पे है जो है वो ध्यान देना। फ्यूचर ऑफ वर्क स्किलिंग एंड मोबिलिटी, डेवलप यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, जॉब एंड वैकेंसीज। नेक्स्ट है एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्सेज। इसमें आपके जो हार्मोनाइज्ड इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स है वो डेवलप करना। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल में जो शिपिंग थी वो डिसरप्शंस हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट हिट कर गया था, तो पनामा जो कैनाल है वहाँ पे वाटर लेवल है वो कम हो गया था, तो वहाँ पे शिपमेंट्स न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि शिपमेंट वहाँ पे डिसरप्ट हुई थी। पनामा कैनाल इज अ कंस्ट्रक्टेड वाटरवे, ठीक है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड वाटरवे दैट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है उनको कनेक्ट करती है। इट अनेबल शिप टू अवॉइड द लेंथी एंड हजार्डस वॉयज। इसकी वजह से जो शिप वगैरह है उनको ज़्यादा लंबा जो रास्ता है वो क्रॉस करके नहीं जाना पड़ता, जो उन्हें पहले साउथ अफ्रीका जो है उसके केप ऑफ हॉर्न को क्रॉस करने के लिए जाना पड़ता था। सॉरी, साउथ अमेरिका के, साउथ अफ्रीका नहीं, यहाँ मैंने गलती से बोल दिया ये, तो ठीक है। ये क्या करता है, जो केप ऑफ हॉर्न वाला जो लंबा रास्ता है उसको कम करके ये क्या कर रही है, काफ़ी छोटा रास्ता जो है इसने प्रोवाइड किया है। पनामा कैनाल कनेक्ट नियरली 2000 पोर्ट इन 170 कंट्री। 170 कंट्रीज जो है उनमें कम से कम 2000 जो बंदरगाह है उसको कनेक्ट करती है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल मेनली है क्या, ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक इस्थमस है जो उसको कनेक्ट करता है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में इस्थमस है जो एक कनेक्ट करता है। इस्थमस आपको पता होना चाहिए, एक मतलब कि छोटा सा वाटर बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग। देखिए मैंने आपको बताया छोटा सा लैंड वो होता है वाटर बॉडी, ये पनामा कैनाल है। यहाँ पे अगर इसको देखें, इस्थमस का मतलब है यहाँ पे जो है पूरी लैंड है, लेकिन इसको काट के, क्योंकि तभी तो ये पनामा कैनाल है ना, ये कंस्ट्रक्ट इसी वजह से किया क्योंकि यहाँ पे ये जो लैंड एरिया था, इस लैंड एरिया को काट के इसके बीच में से एक नहर निकाली गई काफ़ी बड़ी सी, जिसको पनामा कैनाल बोलते हैं। तो इस्थमस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो दो बड़े बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। तो एक तरफ से आपके साउथ अमेरिका और एक तरफ से आपके नॉर्थ अमेरिका को ये पतला सा जो लैंड का पार्ट है ना वो कनेक्ट करता है, जिसको बीच में से काट के पनामा कैनाल बनाया गया है। सेम सिस्टम है जो स्वेज कैनाल है, वो भी इस्थमस ऑफ स्वेज पे बनी हुई है, ओके। वहाँ पे भी तो यही है ना, एक वो जो है स्वेज इस्थमस है वो क्या कर रहा है, दो अलग अलग जो लैंड मासेस है उनको कनेक्ट कर रहा है। हाउएवर दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट्स विच आर नैरो वाटरवेज कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज। ये पनामा कैनाल जो है ये स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट जो होती है वो दो लार्जर बॉडीज़ को कनेक्ट करवाती है, पतला सा। ये काट के बनाई गई है छोटी सी जो यू कैन से कैनाल है, कहने को छोटी सी मतलब काफ़ी बड़ी कैनाल है। तो ये डिफरेंट है। इस्थमस जो है वो भी आपका इससे स्ट्रेट से डिफरेंट है। स्ट्रेट का मतलब नैरो वाटरवे, इस्थमस का मतलब नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस्थमस मीन्स नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड और स्वेज मीन्स
नैरो वाटरवेज। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इसी में, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। ओके, अब है रोल ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन ग्लोबल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस्थमस का और स्ट्रेट का जो ट्रेड रोल है ग्लोबल ट्रेड में। इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक्स है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो सुएज कैनाल से क्रॉस होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। टाइम एंड कॉस्ट सेविंग, क्योंकि पहले क्या होता था, देखिए जैसे ये है, यू कैन से ये पनामा कैनाल का अगर हम देखें, पहले यहाँ से घूम के आपको कंप्लीट इधर से जाना पड़ता था, इधर अगर जाना है तो। लेकिन अब क्या है, अगर इधर से इधर जाना है तो यहाँ से, और इधर से इधर जाना है तो यहाँ से। तो कितना आपका कॉस्ट सेविंग होगी ना, तो टाइम और कॉस्ट दोनों की बचत हो रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वेरियस कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग ड्राई बल्क कंटेनर, तो उससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उनमें इनका बड़ा रोल है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऐसे है क्योंकि बड़े वाटर बॉडी में जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन छोटे वाटर बॉडी में ध्यान रखना वो मतलब इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो पनामा कैनाल सिग्निफिकेंस गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड एनकम्पासेस नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड लॉजिस्टिक रेजिलियंस फॉर द रीजन, स्पेशली फॉर द यूएसए। हाँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर देखें तो मेनली उन्हीं कंट्रीज़ के लिए ये स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अगर यूएस को लग रहा है कि ये शिपमेंट है ये हार्मफुल हो सकती है, तो यूएस उस कैनाल को ही रोक के उस शिपमेंट को रोक सकता है। तो वहाँ पे इनके मतलब कि थोड़ी सी जो फोर्स है वो भी उसको कंट्रोल कर सकती है। अगर बड़ी वाटर बॉडी को कंट्रोल करना तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। नेक्स्ट आपका सुलीना कैनाल, सुलीना चैनल अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ डैन्यूब रिवर कनेक्ट्स मेजर यूक्रेनियन पोर्ट ऑन द रिवर टू ब्लैक सी। ये क्या है, सुलीना चैनल जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है डैन्यूब रिवर की, जो कि कनेक्ट करती है यूक्रेनियन पोर्ट को, कौन से, जो यूक्रेनियन पोर्ट्स रिवर पे है ना उनको ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। तो इसमें जो मेजर आपके चैनल्स हैं वो कौन से हैं, वो है चिलिया, सुलीना एंड सेंट जॉर्ज। ये मेजर चैनल्स हैं डैन्यूब डेल्टा के। ऑफ दीज थ्री सुलीना चैनल इज द ओनली वन डीप एंड वाइड इनफ फॉर फ्रीट ट्रांसपोर्ट। ये सुलीना चैनल जो है ये अकेला ऐसा चैनल है उन तीनों में से जो काफ़ी गहरा है और काफ़ी चौड़ा है, जिससे जो फ्रीट का ट्रांसपोर्ट है वो इजीली हो जाता है। इट लाइज कम्प्लीटली विद इन रोमेनिया, ये रोमेनिया के अंदर है कम्प्लीटली, जो कि एक नाटो मेंबर है। डैन्यूब डेल्टा हैज़ प्रोवाइडेड यूक्रेन विद एन अल्टरनेटिव पैसेज आफ्टर रशिया विड्रॉ फ्रॉम ब्लैक सी ग्रेन डील। अब ब्लैक सी की जो ग्रेन डील है, जब से रशिया उसमें से बाहर निकला है, तब जो ये डैन्यूब डेल्टा है ना, वहीं से जो आपका यूक्रेन है उसको पैसेज मिल रहा है। क्योंकि ब्लैक सी से तो रशिया ने बोल दिया कि अगर यहाँ से यूक्रेन का कोई या यहाँ से कोई भी शिप वहाँ से क्रॉस होता है और रशिया को लगता है कि वो हम पे अटैक कर सकता है, तो रशिया उस शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब से रशिया उस ब्लैक सी ग्रेन डील से विड्रॉ हुआ है, उसके बाद में जो डैन्यूब का डेल्टा है ना, वहीं से यूक्रेन को एक मतलब रास्ता मिला हुआ है। द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड साउथ कोरिया इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल्ड द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। ये जो समिट है, समिट वॉज हेल्ड टू प्रोजेक्ट यूनिटी इन द फेस ऑफ चाइनाज ग्रोइंग पावर। देखिए कहीं पे भी देखें बात चाइना की ही चल रही है। यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया तीनों ने मिलके स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड से के नाम से एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है। चाइना के ग्रोइंग पावर को फेस करने के लिए की है, और जो बार बार नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर थ्रेट्स मिल रहे हैं उनको यू कैन से फेस करने के लिए। की हाइलाइट्स क्या है इस जॉइंट स्टेटमेंट के, मतलब अगर कोई क्राइसिस आता है तो प्रॉम्प्टली उसमें कंसल्ट करेंगे। एनुअल जो मीटिंग मल्टी डोमेन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है वो मतलब की जाएंगी। डेवलप द पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांस, मतलब वहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसको रिजिलियंट किया जाएगा। और ट्राइलेटरल जो सबमिट्स है वो एनुअली हेल्ड किए जाएंगे। अब इसके बाद जो है हमारा 70 ईयर्स ऑफ कू इन ईरान, ईरान में जो कू हुआ था उसके 70 ईयर्स को यू कैन से ऑर्केस्ट्रेड किया गया। इन 1953 यूएस ने जो मतलब किया था, ईरानियन प्राइम मिनिस्टर की जो सत्ता थी उसको टॉपल डाउन कर दिया था। तो अब उसको जो है 70 साल हो चुके हैं। द कू वॉज ड्रिवन बाय अमेरिकन फियर्स अबाउट अ पॉसिबल टिल्ट टुवार्ड द सोवियत यूनियन, क्योंकि उस टाइम अमेरिका को ये लग रहा था कि जो ईरान है वो यूएसएसआर की तरफ टिल्ट है, तो यूएसएसआर की तरफ वो पूरा टिल्ट ना हो, इस वजह से अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पे जो उसकी वहाँ की सत्ता ही पलट दी थी।
ताकि अगर यूएसएस की तरफ ईरान चला जाता है तो कहीं ना कहीं जो ईरानियन क्रूड ऑयल है वो यूएसएसआर यूज़ करेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपने डर में ही वहाँ पे कू करवा दिया था। और माना जा रहा है कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बैक्ड बाय द कंट्रीज जो लीडिंग क्लैरिजी थी एंड ब्रॉट शाह मोहम्मद रेजा पहलवी टू पावर। मतलब कि वहाँ पे सत्ता पलट के जो यूएस के फेवरेट थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे उनको पावर में लाया गया। लेकिन इट ऑल्सो लिट द फ्यूज फॉर द 1979 इस्लामिक रिवोल्यूशन। इसी की वजह से 1979 में कहा जा रहा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशन जो है वो हुआ था। द रिवोल्यूशन फोर्स्ड शाह टू फ्ली ईरान। वहाँ से फिर मतलब उस रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि जो शाह थे उनको ईरान से भागना पड़ा। अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी यूजर इज अशर इज दी थियोक्रेसी दैट स्टिल गवर्न्स द कंट्री। और उनके जाने के बाद में ये अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी जो है वो वहाँ पे मतलब उन्होंने थियोक्रेसी वहाँ पे स्टार्ट कर दी जो अभी तक उस कंट्री में चल रही है।